Good morning, my dear students. How are you all? Hope so. All are good and take care of yourself, your family, and your friends, neighborhood as well. So, students, in our last class, we are discussing about the structure of cell, the discovery of cell, the comparison between cell and honeycomb structure. Okay, about the structure, about cell organelles, about plasma membrane. In today's video, we are discussing about the cell wall. Cell wall is another wall or another membrane outside the cell which protects the cell from harm and provide them the shape, the flexibility, the structure, and provide structure as well. Okay, but the most important thing is that cell is not present in all the living forms. In some organism it is present, in another organism they may be absent, or another species. For example, in plants cell wall is present, but in animals cell wall is absent. Okay, in fungi it is made up of cellulose, but in plants it is made of fungi it is made of chitin, and in plants it is made up of cellulose, whereas in animals it completely absent. Okay, in prokaryotes it is also not found. So here we are discussing about the cell wall. So what is cell wall? Just wait, take me the pen. So certain protista, most fungi, and all plants cells have a thick rigid non-living additional covering outside the cell membrane. जो भी हमारे फंगाई होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, उन सबके पास एक बहुत ठोस नॉन लिविंग एक बाहरी कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और सेल वॉल भी बोल सकते हैं. सेल वॉल कैसी होती है? हमारी बहुत रिजिड होती है, बहुत ठोस होती है. ओके, सेल वॉल इज अ रिजिड कम्प्लीटली परमेबल. ये हर चीज़ को अलाउ करती है, कम्प्लीटली परमेबल होती है, सिलेक्टिव इन नेचर नहीं होती. सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. जो सेलुलोज है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. ठीक है, जो क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को. प्लांट सेल वॉल मैंने जिस तरह भी आपको बताया किसकी बनती है? हमारी सेलुलोज की बनती है. और सेलुलोज क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है. अगर मैं फंगाई की बात करती हूँ, फंगाई में काइटिन की बनी हुई होती है. These both are non-living materials and the hard substance in nature. Both are the carbohydrates, a form of carbohydrate known as polysaccharide form. फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? सेल वॉल उसको रिजिडिटी मतलब हार्डनेस देती है, शेप देती है. जैसे सेल वॉल होगी वैसे ही क्या बन जाएगी? सेल बन जाएगी. और सबसे ज़रूरी बात, ये सेल को किससे प्रिवेंट करती है? सूखने से. ठीक है, वो उसमें ड्राइनेस पैदा नहीं होने देती. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर अदर ऑर्गनली विच इज नोन एज न्यूक्लियस. ठीक है, जैसे हमारे सीपीयू का कंट्रोल रूम कौन होता है? हमारे कंप्यूटर का कंट्रोल रूम कौन होता है? सीपीयू. और हमारे बॉडी का कंट्रोल रूम कौन होता है? ब्रेन होता है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. इसी तरह पूरी सेल की जो कंट्रोल रूम होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट स्पेरिकल और ओवल शेप स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स. अगर मैं यूकैरियोट्स में बात करती हूँ, न्यूक्लियस कैसी होती है? स्पेरिकल शेप या ओवल शेप की होती है. और हाँ, हमारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. किसमें की थी? 1831. और हमारी सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? सेल की डिस्कवरी हुई थी हमारी 1664 में. अगर मैं प्रोकैरियोटिक्स में बात करती हूँ, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. प्रो का मतलब फॉल्स और प्रिमिटिव, एंड वेयर एज द न्यूक्लियस स्टैंड्स carrion stands for nucleus. Okay, and our RBCs also like the nucleus. हमारी जितनी भी RBCs होती हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, एक्सेप्ट द RBCs ऑफ कैमल्स. ऊँट के RBCs को छोड़ के किसी की भी RBCs में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती. सम स्मॉल सेल्स लैक न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी. जैसे कि हमारी RBCs हैं, उनमें मैच्योरिटी पे आने पे क्या नहीं मिलती? न्यूक्लियस नहीं मिलती. एंड द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, इन ऑल द प्लांट्स द न्यूक्लियस ऑक्यूपाई ओनली 10% स्पेस ऑफ द सेल. ठीक है, जितने भी प्लांट सेल होती है उसमें न्यूक्लियस सिर्फ 10% स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है. वेयर एज इन एनिमल्स, इन ह्यूमन एज वेल, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाई द 90% स्पेस ऑफ द एंटायर सेल.
पूरी सेल का 90% स्पेस जो ऑक्यूपाई करके रखती है वो न्यूक्लियस होती है एनिमल्स में। और अगर मैं प्लांट्स में बात करती हूँ, प्लांट्स में 10% स्पेस ही सिर्फ न्यूक्लियस द्वारा या थ्रू न्यूक्लियस ऑक्यूपाई किया जाता है। यूजली वन न्यूक्लियस इज फाउंड मोस्टली इन 95% केसेज एवरी सेल, ईच सेल कंटेन वन न्यूक्लियस। ओके, जिसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है उसको बोलते हैं हम बायन्यूक्लिएट, जैसे कि पैरामीशियम में होती है मैक्रो एज वेल एज माइक्रो। और अगर मैं बात करती हूँ ओपेलिना, ओपेलिना भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कई बहुत सारी न्यूक्लियस पाई जाती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। यूजली जो न्यूक्लियस होती है वो कहाँ पे होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है। बट अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, प्लांट्स में ये पेरीफेरी पे होती है, सेंटर में नहीं होती। ठीक है, इट लाइन द पेरीफेरी, देखो ये आ गया ना, इन प्लांट्स में कहाँ पे होती है, पेरीफेरी पे होती है। लार्ज में सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं, वैक्यूल्स। रीज़न क्या है वैक्यूल्स पाने का और न्यूक्लियस ना पाए जाने का? रीज़न ये है क्योंकि प्लांट्स में डिवीजन से ज़्यादा स्टोरेज का काम होता है। प्लांट्स फूड बना के उसको स्टोर ज़्यादा करते हैं, इतना सेल डिवीजन नहीं होता। इफ़ यू रिमेंबर, हमने 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़े थे, दैट इज़ एपिकल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अगर मैं एपिकल टिश्यू की बात करती हूँ, एपिकल टिश्यू में 90% स्पेस ऑक्यूपाई बाय द न्यूक्लियस एंड 10% बाय द वैक्यूल्स, वेयर एज इन परमानेंट टिश्यू 10% space occupied by the nucleus and 90% space occupied by the vacuoles, because here vacuole have a great function as compared to the nucleus, because they gain the fixed shape, fixed size and fixed growth. Okay, now nucleus is made of following parts. nucleus किससे मिलकर बनता है? उसके पास भी खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि उसमें अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर एक स्टेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और क्रोमेटिन मटेरियल दैट इज, ये क्या होता है हमारा, द थ्रेड्स विच फॉर्म द क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो हमारे क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और क्रोमोसोम ही क्या होती है, हेरिडिटरी होती हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है। सिंपल, वही जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का काम है वही न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है। ये थिन होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। ये बाहर के कंटेंट को और अंदर कंटेंट को सेपरेट रखती है। इट सेपरेट आउट द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंटेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज़ परफोरेटेड बाय, इसमें कुछ पोर्स भी पाए जाते हैं, कुछ छिद्र पाए जाते हैं जो सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस और अलाउ वो एग्जिस्टेंस को परमिट करते हैं। दीज पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इन पोर्स से क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, जिसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। सेम इन द सेम वे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन स्टैंड्स फॉर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म। A liquid which is present in nucleus is called nucleoplasm. A liquid which is present in cell known as cytoplasm. Okay, तो ये डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट कहाँ है। लिक्विड सेम है, बस डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट कहाँ पे है। आगे देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को, इसको हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। कैरियो क्यों कहते हैं? कैरियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट कैरियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। ये भी कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियोली और क्रोमेटिन फाइबर डिसॉल्व रहते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस का कोई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, बस एक स्टेन सा होता है, एक धब्बा सा होता है सेल के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे आरएनए और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रोमेटिन मटीरियल्स। ओके, क्रोमेटिन मीन्स कलर। ठीक है, जो कुछ रंगीन सा न्यूक्लियस में पाया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, क्रोमेटिन कह देते हैं। क्रोमेटिन मतलब कलर्ड मटेरियल, इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल टू टेक अप स्टेन। ठीक है, ये इसकी कैपेबिलिटी को दर्शाता है, कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है रंग लेने की। हमारी जो सेल में डिवीजन होता है वो कई हिस्सों में डिवाइड होता है, कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो इसमें होता है नॉन डिवाइडिंग फेज, एक होता है डिवाइडिंग फेज। तो नॉन डिवाइडिंग फेज में क्या होता है, बिल्कुल उलझे रहते हैं, जैसे ऊन के धागे या रील के धागे होते हैं, जो जैसे वो उलझे रहते हैं, सेम ऐसे ही हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स भी उलझे रहते हैं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द ट्रांसमिटिंग हेरिडिटी। देखो हमें पता है डीएनए का काम क्या होता है,
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इसलिए हम डीएनए को हेरिडिटरी यूनिट भी कहते हैं। और डीएनए जिस पे कोइल्ड रहता है, जिसमें मिलता है, उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। ठीक है, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू, जो एक क्रोमोसोम होता है उस पर 2 आइडेंटिकल हाफ्स, 2 आधे आधे एक सेम मिलते हैं, जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। लेट टेक मी द पेन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ओके, और जैसे कि ये हुआ और ये हुआ, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्रोमेटिड्स क्यों? क्योंकि धागे हैं, धागों से मिलके बने हैं। और सिस्टर क्यों कहते हैं हम इनको? क्योंकि ये बहुत हद तक सेम होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कह देते हैं। और ये पूरा मेरा क्या है? क्रोमोसोम होता है। इस क्रोमोसोम पे डीएनए क्या रहता है? बाइंड रहता है, लिपटा रहता है। कैसे लिपटा रहता है आइए देखते हैं हम। वेट, लेट टेक मी द अनदर पेन। ओके, इस तरह से डीएनए इसके पूरे के ऊपर लिपटा रहता है। ठीक है, और एक साइड नहीं, दोनों साइड। और यही होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और इन पे क्या मिलता है? अब सपोज क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर हमारा डीएनए मिल रहा है, और डीएनए के ऊपर हमारे क्या मिलते हैं? इसके ऊपर मिलते हैं हमारे जीन्स। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीन्स हो गए, यहाँ पे। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में क्या मिलते हैं? यहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोगों को इतना? ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? बताता है हिस्टोन। व्हाट इज हिस्टोन? ठीक है, एक प्रोटीन है जिसपे डीएनए लिपटा रहता है। ठीक है, एक प्रोटीन जिसपे डीएनए लिपटा रहता है, उसे हम क्या कह देते हैं? हिस्टोन प्रोटीन कह देते हैं। क्रोमेटिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सर्कुलर डीएनए विद अ वेरी लिटिल प्रोटीन। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो क्रोमेटिन होता है वो बहुत छोटा होता है, वो हमेशा उलझा रहता है। जबकि अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोट्स में किस पे होता है? हमारा क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है और बिल्कुल सुलझा हुआ रहता है। ओके, क्रोमोसोम पे ही क्या होता है? जीन्स होता है, वो मैंने बता दिया कैसे। क्रोमोसोम के ऊपर होगा डीएनए, डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के छोटे छोटे से सेगमेंट है, छोटे छोटे से हिस्से हैं। या इन द अल्टरनेट वे और इन अदर वर्ड्स वी कैन इजिली से दैट जीन्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ जीन्स मेड अप अ लार्ज डीएनए। ठीक है, जीन्स कैसे एक सिंगुलर लाइन में क्या होते हैं? अरेंज रहते हैं, और यही हमारी हेरिडिटरी की यूनिट है। हेरिडिटरी का मतलब अनुवांशिक। ठीक है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कई सारे काम करने के लिए। जीन के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कब क्या कहाँ काम होने हैं, स्किन का कलर क्या होना है, आइज़ का कलर क्या होना है, हेयर्स का कलर क्या होना है, ईयर की शेप क्या होनी है, नेल्स की शेप क्या होनी है, बॉडी की शेप क्या होनी है, जो ये सब हमें बताता है वो जीन्स होते हैं। अब बात होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करके रखता है कि कहाँ पे क्या होना है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टूवर्ड्स आवर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स इज दैट, आइए देखते हैं। पहले हमारा क्या आता है? हमारा आता है सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं हम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। ठीक है, आप सेल में देख भी सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टेक मी द पेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमारी ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? वो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से नेटवर्क होता है पूरा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। तो ये क्या बना लेता है? एक चैनल से बना लेता है कि सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं इसके थ्रू। जो न्यूक्लियस में बनेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बन रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से आ रहा है, वो न्यूक्लियस तक कैसे पहुँचेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ठीक है, इसको हम और क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं ER भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा 2 तरह का होता है, SER और RER। SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? आइए आगे देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सब यूकैरियोट्स में पाया जाता है, बस वही जहाँ पे आरबीसीज नहीं पाई जाएंगे, वो आरबीसीज में नहीं पाया जाता। ये प्रोकैरियोट्स में भी नहीं पाया जाता है। इसका वर्क क्या होता है? एज अ नेटवर्क। मैंने आपको अभी तो बताया है जस्ट। ठीक है, इट वर्क एज अ नेटवर्क। ठीक है, इस नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन को बिठाता है। ठीक है, ये 2 तरह का होता है यहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, हम इसको रफ क्यों कहा है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसके सरफेस को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। इस तरह का प्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर कहाँ पाया जाता है, हमारे लीवर की सेल्स में और पैनक्रियाज की सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, नाउ वी टेक अनदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, तो बड़ा स्मूथ सा होता है। आप सपोज करो आपने अपनी एक नोटबुक ली, नोटबुक का बाहर का जो कवर होता है आप थर्माकोल बॉल चिपका दी, तो बड़ा रफ नहीं हो जाएगा सरफेस। और अगर आप और आपने एक नोटबुक वो ली है जिस पे थर्माकोल की बॉल्स नहीं चिपकाई, तो स्मूथ कौन सा होगा, इस पर नहीं चिपकाई। तो राइबोसोम्स भी सेम हमारे ऐसे होते हैं जैसे थर्माकोल की बॉल्स होती है। ठीक है, राइबोसोम्स को हम और क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं वो कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो फंक्शन क्या होता है एसईआर का, एसईआर या ईआर का फंक्शन क्या होता है, ईआर फॉर्म अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क बनाता है जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, प्रोटीन्स को बनाता है स्पेशली। ठीक है, और प्रोटीन बनाने की साइट को जगह देता है। लिपिड सिंथेसिस में भी ये बहुत हेल्प करता है। बात आती है गोल्गी एपरेटस की, कि गोल्गी एपरेटस क्या है। गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी किसने की थी, साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने की थी। ठीक है, ये हर तरह की यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, आरबीसीज में भी, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। इसके पास क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। ये हमारा गोल्गी कैसा होता है, इसको आप इजीली देख सकते हैं हमारी किसमें, एक मिनट, इसे हमारा ईआर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर, सेम ऐसे ही गोल्गी को हम कहाँ देख सकते हैं, ये होता है हमारा गोल्गी, इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें जो बाहर निकले हुए हैं ना इनको बोलते हैं हम क्रिस्टर्नई, और ये जो बाहर गोल 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 हैं इनको बोलते हैं हम वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स होते हैं, ये जो बाहर निकले हुए हैं क्रिस्टर्नई होती हैं, और जो बीच में है ये होता है हमारा स्टॉक। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा गोल्गी के बारे में। अब हम क्या करेंगे, और गोल्गी हमें हमारा यहाँ से पता लग गया है। द नेक्स्ट इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इतने आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।